2011, 2012, 13, 14, 15 एंड दिस इज 16। क्या चल रही है? काउंटिंग नहीं चल रही, PYQ की सीरीज चल रही है, जहां पर सीबीएसई के द्वारा पूछे गए लास्ट 10 साल में जितने भी क्वेश्चन पेपर है उसे कंप्लीटली सॉल्व कर रहे हैं इसी प्लेटफॉर्म पर। मैथ्स की ऑलरेडी ओवर हो चुकी है, उनकी तो अलग ही रफ्तार है दीपक सर की। आज हम 2016 के पेपर को कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चन को डिटेल में समझाया हुआ है। नेक्स्ट आएगा 2017 और मैं बहुत खुश हूं। खुशी पता नहीं अंदर से क्यों आ रही है, इस खुशी का रीजन आप सभी को पता ही है, मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन पे। बाकी जो इसकी पीडीएफ है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और साथ में सब अच्छे ज्ञानी कीड़ा के एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, बिकॉज बहुत सारा मटेरियल फ्री है। और मैंने हाल ही में एक छोटा सा कोर्स लॉन्च किया है, बहुत ही मिनिमम प्राइस में, जरूर देखना, बहुत ही मिनिमम प्राइस है। बाकी सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ, और वीडियो एंड तक देख के जरूर बताना जितने मेरे क्वेश्चन पूछे उन सभी के आंसर कमेंट सेक्शन पे। लेट्स गो टू द तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप कुछ नहीं करना, जब भी करो ना कॉपी पेन लेके बैठा करो, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो आपको नहीं पता थे उन सभी को नोट डाउन करते रहना, ताकि इस बार जो एग्जाम देने बैठोगे ना एक अलग ही कॉन्फिडेंस हो और एक चेहरे पे अलग ही लाली हो। स्टार्ट करते हैं हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में, आप सभी के साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। और ये रहा, राइट द नेक्स्ट होमोलॉजी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से पूछा गया क्वेश्चन है। अब जो है क्या, आप मुझे बताओ, आपको ना इसका जो नेक्स्ट होमोलॉजी लिखना है। कैसे? आप सबसे पहले करो क्या, इसके परिवार को पहचानो। ध्यान से देखना, C2 और H4, मतलब मेरे पास कुछ ऐसा है, CN है और H2N है। मिल गया सर? ये किसका होता है आपका? सर ये तो आपका अल्केन का जनरल फॉर्मूला, सॉरी अल्केन का नहीं, आपका अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है। सेम वही होगा, C4H6 CnH2n-2, कौन सा परिवार आपका? अल्काइन का है। कुछ ऐसा मिल गया। सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने 1 सेकंड, यहाँ पर हल्का सा 1 सेकंड, सबसे पहले आपने परिवार को पहचाना कि परिवार कौन सा। यस या नो? क्या? यस, हम परिवार को पहचान लिया। आप मुझे बताओ कि यहाँ पर C2 है, मुझे नेक्स्ट चाहिए, तो n देखो 2 ना, 2 का नेक्स्ट 3 होगा, तो एक काम करो, तो n की जगह क्या पुट करो 3, तो क्या बन जाएगा C3H और 6, दैट्स योर आंसर। और यहां पर सेम ही कहानी है, C यहां पर 4 है, तो यहां पर अगला क्या होगा 5 ना, तो n क्या पुट करो, n आपका 5 पुट करो, तो क्या बन जाएगा C5, और आपका H आपका 5 10 - 2 आपका 8 बन जाएगा, दैट्स योर आंसर। तो ये क्या होता है आपका? ये बनेगा प्रोपीन, यस या नो? और ये क्या बनेगा आपका? ये बन जाएगा हमारा पेंटाइन। परफेक्ट है। तो हमने क्या सीखा कि सर जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हम परिवार को पहचानेंगे, बस जो भी आपका n होगा उसका नेक्स्ट पुट कर देंगे, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आंसर दोगे? क्वेश्चन ये है कि होमोलॉजस सीरीज में आपको सपोज A B C D जो है ये होमोलॉजस सीरीज है, तो अगर आप A से B जाओगे या B से C या C से D, तो अगर A से B या B से C और C से D जाने पर क्या CS2 ग्रुप का डिफरेंस होता है, हाँ या ना? इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन जरूर देना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, नेम द पार्ट ऑफ ब्रायोफाइलम वेयर द बर्ड्स आर प्रोड्यूस फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशंस। कह रहा है कि ब्रायोफाइलम के किस पार्ट में बर्ड्स आपके बनते हैं। ये रहा आपके सामने ब्रायोफाइलम। ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो जो लीफ की जो मार्जिन्स होती है ना आपकी, ये जो लीफ की जो मार्जिन्स है वहीं पर क्या आते हैं? आपके बर्ड्स आते हैं। परफेक्ट है। तो आप क्या बोलोगे कि ऐसा लीफ की, आपका लीफ के मार्जिन्स है ना, कि कह रहा है कि बताओ ब्रायोफाइलम के किस पार्ट में बर्ड्स बनते हैं, या फिर लिखो लीफ की मार्जिन्स है, या आप सिर्फ लीफ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कि ब्रायोफाइलम के कौन से पार्ट में आपके बर्ड्स बनते हैं। दैट्स योर आंसर, लीफ है। और ये किस मेथड से रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो आंसर क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। एग्जाम पूछा गया व्हाट डू यू मीन बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और साथ में कि प्लांट्स जब इस मेथड से ग्रो करते हैं तो कौन कौन से एडवांटेजेस और कौन कौन से डिसएडवांटेजेस है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर नहीं पता लेक्चर कंप्लीट जरूर करना। आप करते हैं थर्ड क्वेश्चन। आपके ये रहा थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, लिस्ट टू नेचुरल इकोसिस्टम। नेचुरल है, ये रहा सामने क्या है सर? फॉरेस्ट मान लो, ये रहा आपका डेजर्ट हो गया, और ये क्या आपका रिवर या सी जो भी है। तो आप क्या बोलोगे सर? यहाँ पर जो है आपकी तरफ ये जो स्टार्टिंग के दो है, ये आपका सर, ये आपका हो गया फॉरेस्ट, ये आपका फॉरेस्ट हो गया, ये आपका बोलो आपका सर ये डेजर्ट हो गया, और ये क्या आपके पास इसे रिवर मान लो है। इसमें जो ये वाला है ये टेरेस्ट्रियल है, और ये कैसा आपका सर एक्वेटिक है। आगे बढ़ते हैं, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्टेट 2 पोजीशंस इन विच अ कॉनकेव मिरर, चैप्टर नंबर 10 से।
कॉनकेव मिरर्स के कौन से दो पोजीशंस हैं प्रोड्यूसेस अ मैग्नीफाइड इमेज, मतलब जो इमेज बनेगा उसकी हाइट या उसका साइज ऑब्जेक्ट से ज्यादा होगा ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट, लिस्ट टू डिफरेंसेस बिटवीन द टू इमेजेस। तो अगर आपने कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स ड्रॉ किए होंगे तो आपने देखा होगा दो केस होते हैं। कौन कौन सा? एक केस जब आपका ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में होता है, उस केस में ध्यान से देखो आपका जो इमेज बन रहा है इसका जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट से ज्यादा है कि नहीं, तो आंसर यस सर। तो आप पोजीशन क्या है, तो यहां पर जो पोजीशन है वो है, बोलो क्या पोजीशन से आपका बिटवीन, बोलो बोलो यस एग्जैक्टली बिटवीन आपका सी एंड एफ, परफेक्ट चलेगा हाँ है ना। और यहां पर जो इमेज कहां बनता है ऐसे नहीं पूछा गया, इमेज आपका बनेगा बिहाइंड सी है, और आप देख रहे हैं साफ साफ मैग्नीफाइड या इसी को एनलार्ज भी बोला जाता है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन सोच समझ के आंसर देना, क्या इस केस में अगर आप मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकालोगे क्या वो 1 से वो उसकी वैल्यू जो है 1 से ज्यादा होगी और साइन नेगेटिव होगा, हाँ या ना, जरूर चेक करना। सेकंड केस कौन सा है? सेकंड केस कुछ इस तरीके से है, यहां पे से आपका ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन चेंज हो गई है वो हो गया आपका यस पोल और फोकस के बीच में। इस केस में इमेज बन तो रहा है लेकिन पीछे बन रहा है, और यहां पर क्या है, यहां पर जो रेज है वो एक्चुअल मीट कर रही है और यहां पर रेज एक्चुअल मीट नहीं कर रही। ये कौन सा केस है? अपीयर टू मीट का, और ऐसे को बोला जाता है वर्चुअल है। यस नो क्या है, ऐसी इमेज को क्या बोला जाता है? वर्चुअल इमेज है, जहां पर जो रेज ऑफ लाइट है एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करती, उसे एक्सट्रापोलेट करके मिलाया जाता है। और इस केस में ध्यान से देखो ऑब्जेक्ट ये रहा, इमेज ये रहा, एनलार्ज बन रहा है ना, तो क्या बोलेंगे सर पोजीशन क्या है? सर पोजीशन आपका है, बोलो क्या पोजीशन आपका है, बोलो बिटवीन है ना, बिटवीन आपका P एंड F, दैट्स योर आंसर। और आपका पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है? बिहाइंड द मिरर है। और यस इसका आंसर सुन लो, इस केस में जो मैग्निफिकेशन है उसकी जो वैल्यू होगी, जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 से ज्यादा होगा, लेकिन साइन कैसा? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव साइन दिखा रहा है कि रियल इमेज है। और इस केस में m की वैल्यू 1 से ज्यादा होगा लेकिन 1 कैसा? पॉजिटिव होगा। क्यों? बिकॉज वर्चुअल है। ये छोटी छोटी बात ध्यान रखना। और हाँ बच्चा पार्टी, मैंने ना क्लास 10 के सीबीएसई 2011 से लेके 2020 तक जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन सभी को कलेक्ट करके हमने अपने एप्लीकेशन यानी कि के अंदर आपको प्रोवाइड कर रखा है, बहुत ही मिनिमम चार्ज में, ओनली ₹4, जहां पर 17 पेज की आपको पीडीएफ मिलेगी। बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा कलेक्शन है, आप एक बार जरूर चेक करना। यानी कि के एप्लीकेशन पे आगे बढ़ते हैं। और ये रहा क्वेश्चन 5 आपके सामने, व्हाट आर कोवलेंट कंपाउंड्स? कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं? वेरी सिंपल, ये कुछ उल्टे होते हैं आपके आयोनिक कंपाउंड्स कैसे। तो आपके कोवलेंट कंपाउंड्स वो है जो कि बने होते हैं किससे? कोवलेंट बॉन्ड से। तो कोवलेंट कंपाउंड्स को समझने के लिए कोवलेंट बॉन्ड समझना बहुत जरूरी हो जाता है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? जब भी दो एलिमेंट्स के बीच में शेयरिंग होती है किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की, और उससे बॉन्ड बनता है, उसे हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। इसी के उल्टे में क्या होता है? जब ट्रांसफर टेक्स प्लेस करता है किसका? इलेक्ट्रॉन्स का, एक मेटल से नॉन मेटल के बीच में, इसे क्या बोलते हैं? आपका आयोनिक बॉन्ड है। तो कोवलेंट बॉन्ड से बनने वाला कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड्स, और आयोनिक बॉन्ड से बनने वाला कंपाउंड आपका आयोनिक कंपाउंड है। यस नो क्या है? तो ये प्यारी सी डेफिनेशंस, द कंपाउंड्स दैट आर फॉर्म ड्यू टू, ध्यान देना ये की पॉइंट है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, कंपाउंड्स हैविंग कोवलेंट बॉन्ड्स है। की पॉइंट क्या है? शेयरिंग टेक्स प्लेस करेगा। और दूसरा बच्चे कि आपका दूसरा आपके पास है कि सर यहां पर जो कोवलेंट बॉन्ड होना बहुत ही जरूरी है। कैसे डिफरेंट है? आयोनिक बनता है ट्रांसफर से, तो ये रहा आयोनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर, कंपाउंड्स हैविंग आयोनिक बॉन्ड्स। यस नो क्या? और यहां पर क्या होगा? देखो जैसे A है और ये आपका B है, अब A ने क्या करा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, तो ये बन जाता पॉजिटिव और ये बन जाता नेगेटिव है। तो प्लस माइनस ये अनलाइक चार्जेस है, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर बाय द यस इलेक्ट्रोस्टैटिक, बाय द इंपॉर्टेंट है, बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आगे क्या बोला हुआ है? लिस्ट देयर 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। और ये रहा कि सर जो कोवलेंट कंपाउंड्स है, पहली बात तो ये कि जब ये बनता है, जैसे एग्जांपल सपोज कि CH4 है ना, ये आपका जो है CH4 है, तो CH4 बनाओ इसे, तो C आपका H आपका H आपका H और आपका H है, इसके पास एक, इसके पास एक, इसके पास एक, इसके पास एक है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। आप मुझे बताओ ये कोवलेंट बॉन्ड तो बन गया और एक कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड बन गया, क्या यहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स का इन्वॉल्वमेंट है? तो आपका आंसर नहीं सर। तो अगर चार्ज पार्टिकल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो ये गुड कंडक्टर्स होंगे कि बैड? दैट्स इट बच्चे, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और यहां पर जो फोर्स, जिस तरह यहां पर
आयोनिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अट्रैक्शन होता है। यहां पर जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होता है आपका, वो आपका होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है ये थोड़े वीक फोर्स होते हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इसीलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं आपके, कम। दैट्स द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। और हाँ, इसके बढ़ने से आगे चेक है, अगर अभी तक आपने ज्ञानिकीडा का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है कर लेना, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे आपके जो है बहुत सारे आपका जो पीडीएफ्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। कुछ नहीं करना, आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इवन जो आप सॉल्व कर रहे हो ना, इसकी पीडीएफ भी आपको ज्ञानिकीडा के एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगी, तो जाके अभी डाउनलोड कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत कुछ है उस एप्लीकेशन के अंदर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने चैप्टर 5 से, ये तो फेवरेट है मेरा। कैल्शियम इज एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 20। परफेक्ट है, कैल्शियम है, कैल्शियम का Z कितना 20 है। स्टेटिंग रीजन आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब आपको आंसर भी देना है और साथ में रीजन है। पहला चेक है, कैल्शियम मेटल है कि नॉन मेटल है। तो एक काम करो, फटाफट से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूजन किया जाए। तो बोलो K L M और आपका N है, ये 20 है, तो 2 8 8 2। ध्यान से N वाले को देखो। तो अब ये जो कैल्शियम है, कैल्शियम अपने N शेल को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, ये चाहता है कि मेरे सबसे बाहर वाली शेल में 8 रहे। तो ऐसे में किसी को ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देगा सर, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके डोनेट कर देगा। और जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं इसे बोलते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। इसीलिए कैल्शियम कैसा होगा आपका सर, कैल्शियम मेटल हो जाएगा। और कुछ नहीं करना, रीजन क्या है, बिकॉज दे विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स और दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर। सेकंड क्या है, विल इट्स एटॉमिक रेडियस बी लार्जर और स्मॉलर देन दैट ऑफ पोटेशियम विद एटॉमिक नंबर 19। वेरी सिंपल है। आप देखो क्या है, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक जो Z है वो 19 होता है, बांटना चाहिए आपका 2 8 8 1। कितना सिंपल है, देखो यहां भी 4 शेल, यहां भी 4 शेल, तो आपको आंसर नंबर ऑफ शेल से नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने 2 और यहां पर कितने 1 है, तो किसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इसके ना। तो सर देखो, बहुत देखो ये है की पॉइंट कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ना सर न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना है ना, वैलेंस का बढ़ना, न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना और साइज का घटना। बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अंदर की तरफ पुल होंगे, इसलिए आप बोलोगे सर आपका एटॉमिक रेडियस क्या होगा, बढ़ जाएगा। एटॉमिक रेडियस सर डिक्रीज हो जाएगा, क्यों, बिकॉज आपका चार्ज बढ़ेगा तो अंदर जाएंगे, साइज छोटा होगा। तो आप मुझे बताओ कि ये आपका पोटेशियम से बड़ा होगा कि छोटा, तो आंसर कैसा है, स्मॉलर। क्यों, बिकॉज इसके पास ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा। अब तीसरे पे आ जाओ, तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा आपसे बोल रहा है राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड है। तो जब ये ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना होगा, O को लाया जाए, प्लस का 2 माइनस का 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, क्या बन जाएगा, CaO। दैट्स योर परफेक्ट आंसर है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ये तो खत्म हो गया क्वेश्चन ये है, बताओ इसका अगर मैं एक्वेस सॉल्यूशन लूं तो इसका नेचर कैसा होगा आपका, एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा। इसका आंसर जरूर देना मुझे कमेंट सेक्शन में, बहुत खुशी होगी। बड़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ है। एक एलिमेंट M है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 है। आप मुझे बताओ, जैसे आपने देखा कि M का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, आपने क्या सीखा, यहां से ये सीखा कि सर इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पक्का ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। तो M का चार्ज क्या हो जाएगा सर, M का चार्ज आपका प्लस का 2 हो जाएगा। एग्री हो चे, यस एग्जैक्टली। अब इसकी दोस्ती करवाई जा रही है किससे, आपका NO3 SO4 और आपका PO4 है। तो राइट द फॉर्मूला ऑफ 3 कंपाउंड्स। सो फॉर्म वेरी सिंपल है, आप M को लाओ, M को किसके साथ, आपका NO3 है, तो M का चार्ज क्या बेटा, प्लस का 2, ये माइनस का 1, क्या बन जाएगा सर M, और ये जो 2 है, N बोलेगा 2 मेरे साथ, O बोलेगा 2 मेरे साथ, तो मम्मी आएंगी और दोनों के चांटा, दोनों के 2 ब्रैकेट और NO3 और बाहर ट्वाइस, बन गया। अच्छे, अगला आज आपके पास सेम वही कहानी, M और आपका SO4 है, ये प्लस का 2 माइनस का 2 क्या बनेगा सर, कट जाएगा, तो आपका बनेगा MSO4 है। उसके बाद से आपके पास है M और आपका PO4, जिसे फॉस्फेट बोला जाता है, इसे बोलते हैं नाइट्रेट, इसे बोलते हैं सल्फेट, इसे फॉस्फेट है। प्लस का 2 माइनस का 1 क्या बनेगा अच्छा आपका, सॉरी माइनस का 3 है, ठीक है, ये आपका है अच्छा 1 सेकंड, ये माइनस का 3 है, यहाँ लिखे तो साफ साफ मेंशन भी है, साफ मेंशन भी आपके पास है। तो ये माइनस का 3 है, तो आपका M3 और फिर PO4 का ट्वाइस, दैट्स योर आंसर। एक ये बन गया, एक ये बन गया, और आपका ये आगे क्या बोला है, टू विच ग्रुप एंड पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डज द एलिमेंट्स M बिलोंग है। M के आउटर मोस्ट में 2 है ना, तो 2 है, तो ये कौन से ग्रुप का होगा सर, ये आपका हो जाएगा सेकंड ग्रुप का, परफेक्ट है।
और कौन से पीरियड का हो जाएगा? कितनी शेल लगी बेटा? कितनी शेल लगी? 1 2 3, तो इसका पीरियड नंबर कितना आपका 3 है। दैट्स योर आंसर। और विल एम फॉर्म कोवलेंट और आयोनिक कंपाउंड्स? सर एम जो है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, तो ऐसे में आप बोलोगे सर एम जो है वो क्या बनाएगा? सर एम आपका बनाएगा आयोनिक कंपाउंड्स। क्यों? बिकॉज जो एम है वो आयोनिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसकी वजह से बनने वाला कंपाउंड्स क्या कहलाएगा? आयोनिक कंपाउंड्स। दैट्स द परफेक्ट आंसर। इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना, आराम से सीखते जाओ। पैनिक मत होना कि चीजें हमें नहीं आ रही सर, अभी आप प्रैक्टिस फेज में हो, अभी प्रैक्टिस फेज में हो। एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन पे। सीखते जाओ, लर्निंग इज अर्निंग ऐसा बोला जाता है। सीखते जाओ, बस एक टारगेट बना लो और आगे बढ़ते जाओ। आज नहीं कल नहीं, आ जाएगा आपके सीबीएसई बोर्ड से पहले आ जाएगा। हार मत मानना भैया, लगा नहीं आग। चलो क्या है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। ओके, आप मुझे बताओ, आगे बढ़ने से पहले क्या दिख रहा है आपको? सर ये ना कुछ क्लास 9th में सीखा था सेल डिवीजन के टाइम पे। दो तरह के होते हैं, एक आपका मिटोसिस और एक आपका मियोसिस है। ये बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो रहे हैं बिकॉज इसका बार बार जिक्र हो रहा है। आप ध्यान से देखो, ये आपके पास कोई पेरेंट सेल है, ध्यान से देखना। ये आपके पास क्या है बेटा? ये आपके पास ये पेरेंट सेल है, ठीक है। और नीचे आ जाओ, नीचे वाले को नाम दो क्या? नीचे वाले को नाम दो डॉटर सेल्स है। अगर मैं बोलूं कि बेटा नोटिस करो कि ये जो आपके दिखना चाहिए क्या है? ये आपके सर ये है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। देखो देखो ना, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिन्हें क्रोमोसोम बोला जाता है। जब ये आपके डिवाइड हुए, जब सेल का डिवीजन हुआ, तो यहां पर देखो क्या चाहिए आपका? यहां से और यहां पर आ जाओ। यहां पर 2 थे, यहां पे कितने 2 हैं, और सेम चीज यहां पे कितने 2 हैं। परफेक्ट है। तो यहां पर क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हुए या नहीं हुए? तो आंसर क्या सर? नहीं हुए। यहां मान लो क्या आपका, यहां मान लो आपका 2n था, तो यहां भी आपका 2n है, यहां भी आपका 2n है। आई आर यू गेटिंग द पॉइंट कि सर इस केस में कुछ ऐसा हुआ। और यहां पर आ जाओ, यहां पर चलो क्या देखो, ध्यान से देखना। यहां से आपके देखो ये पेरेंट मान लो, सपोज ये मान लो कि ये कोई सेल है, सेल को पेरेंट सेल बोलो, ये पेरेंट सेल है। यहां से अब जब नीचे आए बेटा, नीचे आ जाओ, यहां से देखो डिवाइड हो गया, और ये डिवाइड हो गया मतलब क्या है कि अगर ये 2n था तो ये कितना हो गया आपका n, और ये आपका n हो गया, है ना। सेम ही कहानी, अगर ये 2n था तो आपका ये n और n है। क्या सीखा? बहुत ही छोटी सी चीज सीखी और वही काम की थी कि सर ऐसा सेल डिवीजन जहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं होते, ऐसे सेल डिवीजन को मिटोसिस का नाम दिया जाता है। आपने देखा जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस करता है वहां मिटोसिस ही तो होता है। लेकिन जब मियोसिस कब होता है? सर यहां पर ना जब ह्यूमन बींग्स गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, बिकॉज सपोज मेल है, मेल के पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, जब गैमेट्स बनेगा तो n हो जाएगा। और यहां पर कौन सा डिवीजन टेक्स प्लेस कर रहा है? तो आंसर है मियोसिस है। और इसी मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन भी बोला जाता है, जो कि आप क्लास 11th में सीखोगे। अब खुद सोचो इससे रिडक्शनल डिवीजन का नाम क्यों दिया गया? सर डैम श्योर है नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं? रिड्यूस हो रहे हैं, इसीलिए। छोटी सी बात आपको आई। और ये कहां पर? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे। और ये कहां पर बच्चे? ये आपका सर सेक्सुअल में, जब आपके मेल और फीमेल पार्टनर गैमेट्स बनते हैं ना, तो वहां पर दिखाई देता है। आगे बढ़े, अब आप समझदार हो चुके हो, अब आगे बढ़ते हैं। ये रहा, हाउ डू ऑर्गेनिज्म वेदर, चाहे वो असेक्सुअली करे चाहे सेक्सुअली करे, कैसे अ कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर थ्रू सेवरल जनरेशंस, कैसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को मेंटेन करके रखते हैं। हमारे पेरेंट्स में 2n थे, हमारे पास भी 2n है, हमारे आने वाले जनरेशन में 2n है, तो ये कैसे मेंटेन है, चाहे आपका असेक्सुअल है चाहे सेक्सुअल है। सीखते हैं छोटे से। आपका जो है क्या कहानी लिखी हुई है, लेकिन बहुत सिंपल जो है क्या, व्हेन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, चाहे असेक्सुअली करे, तो असेक्सुअली के केस में कौन सा डिवीजन टेक्स प्लेस करता है? मिटोटिक डिवीजन। क्यों? देखो ध्यान दो, क्या यहां पर आ जाओ, यहां पर आ जाओ, देखो दिख रहा है आपको क्या है? ये क्या हुआ है सर? ये असेक्सुअल तो हुआ, क्यों? सिंगल पेरेंट है। जब सिंगल पेरेंट होगा तो यहां पर ये से एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया, इससे नया बन गया, यहां पर 2n और 2n है। अगर यहां पर मियोसिस होता तो यहां पर n हो जाता, काम खराब हो जाता। इसीलिए जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाएगी तो वहां पर किस तरीके से आपका डिवीजन होगा? तो आंसर क्या सर? वहां पर आपका होगा मिटोसिस। यस या नो? क्या देखो चेक है, वही आपकी बात लिखी हुई है कि जब असेक्सुअली होगा मिटोटिक है, एंड द क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स द सेम है, ठीक है। ड्यूरिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द डीएनए और द सेल्स इन, जो डीएनए जो क्रोमोसोम्स के अंदर है और द सेल इन्वॉल्व आर कॉपी होते हैं, एंड देन इक्वली डिवाइडेड अमंग द 2 डॉटर सेल, जैसा हमने देखा। और इस तरीके से क्रोमोसोम नंबर आपके क्या होते हैं? अनचेंज रहते हैं। लेकिन जब सेक्सुअल की बात की जाएगी, सपोज जब का ये ए है और बी है, बिकॉज दोनों पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है, तो ए के पास 2n है
और यहाँ भी 2n है, सपोज ये मेल, ये मान लो मेल है और ये फीमेल है। अब यहाँ से गैमेट्स बनेगा तो यहाँ बनेगा अच्छा आपका n और यहाँ पर n, यहाँ भी आपका n और आपका n है, और फिर ये वाला n इससे जुड़ जाएगा और जो बनेगा जो प्रोजेनी कितना 2n है। तो कुछ इस तरीके देख रहे हो, पेरेंट्स में 2n थे, यहाँ भी कितने 2n है। इसका मतलब कि जब सेक्सुअल की बात की जाती है तो वहां पर गैमेट्स फॉर्मेशन के टाइम पे कौन सा डिवीजन टेक्स प्लेस करता है, दैट्स योर आंसर मियोसिस, जिसकी वजह से मियोसिस हुआ, आपके 2n से n हुए, बाद में फिर n से कंबाइन हुआ और 2n बन गया। दैट्स द परफेक्ट आंसर। देखो, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस गैमेट्स through a special type of division in which the reductional division in which the original number of chromosomes becomes half, और दोनों combine करेंगे, these two gametes combine to form the zygote and the original number of क्रोमोसोम रिस्टोर्ड हो जाते हैं। वही कहानी लिखी हुई है। तो इसका अगर हाफ नहीं होते, अगर आपके गैमेट्स में हाफ नहीं होते, जब कंबाइन करते तो रिस्टोर नहीं हो पाते, तो हाफ हो जाते हैं, मियोसिस हो जाती है, इसीलिए ऐसा होता है। तो आपको समझाना है असेक्सुअल में मिटोसिस और सेक्सुअल में मियोसिस, जिसकी वजह से आपके बोलो बोलो क्या, यस, आपके जनरेशंस वाइज सेवरल जनरेशन आपके क्रोमोसोम नंबर कैसे हैं, आपके कांस्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछो, ह्यूमन बीइंग के हर एक सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें से 22 पेयर को अलग नाम और एक पेयर को अलग नाम दिया जाता है। आप मुझे बताओ कि 22 पेयर को क्या बोलते हैं, पता है ना? आंसर कमेंट सेक्शन में पुट डाउन करना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ओके, ठीक है, हाँ ठीक है, ये सेम देखो क्या, सेम वही कहानी है, आप देख भी सकते हो। 56 सेकंड का इसमें डाल दो क्या, इसमें हाँ 56 सेकंड का, आप देखो वही कहानी है जो हमने देखा ना, वही आपका कहानी है। तो कुछ इस तरीके से है। ये किसकी बात कर रहा है बेटा, ये किसकी बात कर रहा है सर, ये आपका होता कहां पर, असेक्सुअल में, और ये कहां टेक्स प्लेस करता है आपका, ये आपका सेक्सुअल में टेक्स प्लेस करता है। बड़े अच्छे आगे, ओके ओके ओके। एंड हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, नेम द पार्ट्स ए बी सी इन द डायग्राम एंड स्टेट वन फंक्शन ऑफ ईच। और ये रहा आपके सामने डायग्राम, ध्यान से देखो, ध्यान से। ये है क्या सर, ये तो कुछ फ्लावर का मेंशन कर रखा डायग्राम से, आपके पास क्या है, ये ए क्या है, ध्यान से देखो सर, ये तो है, ये पूरा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिला के इसे बोलते हैं स्टेमन। सबसे ऊपर वाले पार्ट को एंथर बोला जाता है, और इसी एंथर के अंदर क्या होते हैं, वैसे नहीं पूछा था, इसी एंथर के अंदर आपका पोलन ग्रेन्स बनते हैं, ठीक है। तो जो फंक्शन पूछा गया उसमें लिखते हो कि पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड हियर, ठीक है, कि आपका ए क्या, आप लिखोगे सर ए एंथर है, और फंक्शन क्या है कि पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड हियर इन विच इट कंटेन्स मेल गैमेट्स। सेम बी क्या है, बी देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, तीनों को मिला दोगे क्या बनेगा, इसे बोलते हैं कार्पल है, जिनमें सबसे ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, नीचे वाले को आपका स्टाइल बोला जाता है, स्टाइल बोला जाता है। परफेक्ट है। तो ये स्टाइल है। स्टाइल क्या करता है, आप मुझे स्टाइल जो है ना, एक तरह का कनेक्टिंग लिंक है, किसके बीच में, स्टिग्मा और आपके यस ओवरी के बीच में, और दूसरा इसी स्टाइल से होके हमारा क्या पास होता है, हमारा पोलन ट्यूब पास होता है, जो कि पॉलिनेशन के बाद गैमेट्स लेके जाता है। आपने देखा होगा पोलन ट्यूब केस में कि गैमेट्स को लेके जाते हैं। और सेम सी क्या है सर, सी आपका है फीमेल जर्म सेल, सी आपका फीमेल जर्म सेल है, ये आपका फीमेल एग सेल बोल सकते हो, जो कि फीमेल गैमेट्स कंटेन करते हैं। दैट्स द परफेक्ट आंसर है। बाद में यही फीमेल जर्म सेल, जिसे आप एग सेल बोल रहे हो, क्या बन जाता है, ये सीड बन जाता है, और बाहर एक कोटिंग हो जाती है, इसे बोलते हैं सीड कोटिंग। कितना सिंपल है ना, कितना सिंपल है। चलो क्या, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर आप इस ध्यान से इस डायग्राम को देखोगे तो यहां पर आपको जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल दोनों ही दिख रहे हैं। अगर दोनों ही है तो मुझे बताओ कि ये असेक्सुअल फ्लावर है कि आपका बाइसेक्सुअल। सर क्या पूछ रहे आपका, हाँ? तो इसका फॉर्मेलिटी कर देना, आंसर जरूर देना कमेंट सेक्शन पे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सजेस्ट 3 कंट्रासेप्टिव मेथड्स टू कंट्रोल द साइज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस व्हिच इज एसेंशियल फॉर द हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ कंट्री। स्टेट द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन ईच है। तो आपके एनसीईआरटी में 4 का जिक्र है, यस कि आपके एनसीईआरटी में 4 चीज का जिक्र है। कंट्रासेप्टिव मेथड्स होता क्या है, वेरी सिंपल, इट इज द अवॉइडेंस ऑफ द प्रेगनेंसी। और यू कैन से ये ऐसा मेथड है जहां पर सेक्सुअल कांटेक्ट तो कर रहे हैं मेल और फीमेल पार्टनर, लेकिन आप चाहते हो किसको प्रिवेंट करना, फर्टिलाइजेशन को। इसी मेथड को बोलते हैं कंट्रासेप्शन है। अब इसके 4 मेथड्स हैं। सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला आपका है बैरियर मेथड और मैकेनिकल मेथड है। यहां पर बाहर से कुछ एक्सटर्नल डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कंडम एंड डायफ्रागाम। ये क्या करता है, ये बेसिकली आपके स्पर्म्स जो कि मेल गैमेट है उसको किससे
प्रिवेंट्स द मीटिंग ऑफ स्पर्म्स एंड ओवा, ताकि ये दोनों कंबाइन ना कर, बिकॉज कंबाइन हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसके बाद आपका जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो, उसका बेबी का डेवलपमेंट हो जाएगा। इसीलिए आप चाहते हो कि उस दोनों की फर्टिलाइजेशन को ही रोका जाए। सेकंड क्या केमिकल मेथड्स हैं जिसके अंदर आता ओरल पिल से। क्या करते हैं सर, ये ना बेसिकली फीमेल बॉडी के अंदर हार्मोनल बैलेंस को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके एग के फॉर्मेशन को प्रिवेंट किया जाता है। तो चेंजेस द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द फीमेल पार्टनर सो दैट द एग्स आर नॉट रिलीज है। इसकी दिक्कत ये कि बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं फीमेल पार्टनर में, ठीक है। तीसरा क्या है, सर्जिकल मेथड्स है। ये दोनों के लिए है, मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए। यहां पर क्या होता है, ये बेसिकली आपने देखा होगा कि जब हम मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट को पढ़ रहे थे तो वहां पर था टेस्टिस से बनता है स्पर्म। अब स्पर्म को एक ट्यूब लेके जाती है, इसे बोलते हैं वास्ट डिफरेंस है। तो वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया जाता है और बांध दिया जाता है ताकि स्पर्म का जो ट्रांसपोर्टेशन वो रुक जाए। इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, मेल के जो स्पर्म है ना उसको आने से ही रोक रहे हो, ठीक है। उसे बोलते हैं आपका क्या, वेसिक्टोमी, ठीक है। देखो द वास्ट डिफरेंस इन मेल्स इज ब्लॉक्ड है, और सेम वही कहानी है फीमेल पे। ओवरी जो है वहां बनता है आपका फीमेल गैमेट्स ओवा, और वहां से एक ट्यूब होती है, उसे बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, उसी को कट कर दिया जाता है ताकि आपका फीमेल पार्टनर का जो एग्स का जो ट्रांसपोर्टेशन ना हो सके, है ना। देखो इन फीमेल्स ट्यूबेक्टोमी इज ब्लॉक्ड, सो इन फीमेल्स आपका फैलोपियन ट्यूब इज ब्लॉक्ड टू प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म और एग्स एंड हेंस नो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस है। और आप देख सकते हो सबसे पहला कि आपके पास इसी को बोलते हैं सर्वाइकल कैप्स है, सेकंड क्या आपका ओरल पिल्स है, और थर्ड क्या है आपके पास ये रहा, ठीक है। ये मैंने कहा था आपसे कहानी, ये आपका है वैसिक्टोमी है, और ये आपका क्या ट्यूबेक्टोमी दिख रहा है फिगर पे। यस क्या ये मेल पे किया जाता है ये वाला, और ये आपका फीमेल पे। आगे बढ़े, चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। आपसे मेरा क्वेश्चन है क्या, और मुझे आंसर जरूर देना। क्वेश्चन मेरा ये है कि यहाँ पर कौन सा वो पार्ट है जहां पर इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस करता है। अब जिनको नहीं पता इम्प्लांटेशन क्या होता है, आप एक बार जरूर पढ़ो, उसके बाद देखना कि इम्प्लांटेशन कहां पर होगा। तो आंसर जो मिलेगा ना वो कमेंट सेक्शन पर डाउन करना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इन वन ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट विद पी प्लांट, मेंडल, yes, father of modern genetics, observed that when a pure tall pea plant is crossed with a pure dwarf pea plant in the first generation, F1 only tall plants appear है। जब हम चैप्टर 9 को पढ़ रहे थे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, देखा होगा कि जब हम मोनोहिब्रिड क्रॉस की बात करते हैं जहां पर एक कैरेक्टर एक टाइम पे लिया जाता है, उस केस में जब आपने डोमिनेंट को रिसेसिव से लपेटा था तो F1 जनरेशन पे सारे के सारे डोमिनेंट कैरेक्टर को ही रिजेंबल कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि रिसेसिव कैरेक्टर नहीं जाता, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। क्यों? बिकॉज F1 पे सारे के सारे हेटेरोजाइगस कंडीशन पे थे। जब F2 करवाया गया तो आपने क्या देखा कि 3 तो बने टॉल, 1 बना डॉफ। क्यों? उस केस में आपके जो रिसेसिव वाला था वो होमोजाइगस कंडीशन पे आ चुका था। जिन बच्चों को बात समझने को दिक्कतें हो रही है बेटा, पहले बोलूंगा कि आप ना चैप्टर को पहले कंप्लीट कर लेना, चैप्टर्स कंप्लीट कर लेना, उसके बाद आप पीवाईक्यूज करेंगे, बहुत मजा आएगा, ठीक है। अब यहाँ जो व्हाट हैपेंस टू द ट्रेड्स ऑफ द डॉफ प्लांट्स इन दिस केस, आप फिगर को ध्यान से देखो, यहां से बहुत सारे आंसर मिलने वाले हैं। कुछ यहां पर है क्या, ये रहा आपके पास, ये टॉल है और ये आपका डॉफ है। ध्यान से इसके देखना, इसके एलील्स को, ये दोनों कैसे हैं, सेम कंडीशन पे, कैपिटल टी, इन्हीं को क्या बोला जाता है, इन्हीं को बोला जाता है आपका होमोजाइगस। तो आपका जो ये वाला पार्टनर है वो भी होमोजाइगस है, और ये भी कैसा आपका हेटेरोजाइगस है। परफेक्ट है, इतनी बातें आई। तो हमने क्या देखा कि ध्यान से देखो आपके पास जो F1 जनरेशन आया, यहाँ पर जो F1 आया वहां पर सारे के सारे कैसे थे, सारे के सारे आपके टॉल ही थे। अब F2 निकालने के लिए सेम आपके जो F1 था ना आपका, F1 के जनरेशन का क्या कराया, सेल्फिंग। जब सेल्फिंग कराया गया तो हमें जो आपका F2 मिला उसमें ये टॉल, लेकिन ये डॉफ आ गया था। तो वही पूछा गया कि बताओ F1 जनरेशन पे ये जो डॉफ वाला है वो क्यों शो नहीं हो। बिकॉज ये कैसा होता है सर, बिकॉज जो डॉफ वाला है वो रिसेसिव कैरेक्टर है, और रिसेसिव कैरेक्टर दब जाते हैं, रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं F1 पे। क्यों? देखो ध्यान से क्या है, वो आपको कुछ इस तरीके से, वो आपके हेटेरोजाइगस पे है, ये तब तक स्मॉल टी वाला ना, ये तब तक एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा जब तक ये होमोजाइगस में नहीं आ जाते, ठीक है। व्हेन द F1 जनरेशन प्लांट्स फॉर सेल्फ फर्टिलाइज, इसकी बात कर रहे हैं, ही ऑब्जर्व दैट इन द प्लांट ऑफ सेकंड जनरेशन आपका बोथ टॉल भी आ गया था और डॉफ भी। क्यों व्हाइट हैपेंड, बिकॉज उस केस में आपको क्या हुआ, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया, बिकॉज वो होमोजाइगस कंडीशन पे आ चुका था। तो क्या यहां से बोला जा सकता है कि आपके जो है पैटर्नल और मैटरनल दोनों ही डीएनए कंट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस वही कर पाता है जो कि कैसा होता है, डोमिनेंट होता है। और इसी को मेंडल ने एक लॉ में फॉर्मुलेट किया, क्या, लॉ ऑफ
डोमिनेंस, दैट्स द परफेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से बातें आपको आ रही होंगी। और याद आया, यहाँ दो तरह के रेशियो होते हैं, एक होता है जीनोटिपिक 1:2:1 और एक होता है फिनोटिपिक 3:1 है। ये आपका है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ध्यान देना चाहिए कि आपके पास ये आपके पास है मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन आती है? अगर हाँ तो मुझे जरूर देना कमेंट सेक्शन में, मुझे बहुत बहुत खुशी होगी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। आई थिंक मैंने 12 से 12 ही कर दिया। क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। ड्रॉ द फॉलोइंग डायग्राम इन विच अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर ऑन योर आंसर शीट, शो द। और कुछ केस है आपका। ओके ओके ओके, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। ठीक है, आप देखो, आपको ना ये आधा जो है बोलते हैं ना कि इंटरवल से पहले की चित्र दे रखा है, इंटरवल से पहले का कुछ काम दे रखा है। ये हुआ क्या सर? ये एक रे ऑफ लाइट है। एक रे ऑफ लाइट कहां से पास हुआ? प्रिंसिपल फोकस से। जब क्लास 10th में आप चैप्टर नंबर 10 को पढ़ रहे थे तो एक बात आई होगी कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल फोकस से पास होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हाँ या ना? यस सर। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर यहां से पास हो जाएगा। दूसरा क्या है कि सर यहां पर क्या, अगर इफ अ रे ऑफ लाइट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर ही तो है ना, ये कॉन्वेक्स मिरर ही तो है। तो इस केस में सेम वही कहानी है, सेम वही कहानी है। फोकस की तरफ अपीयर, ऐसा लग रहा है कि फोकस की तरफ जा रहा है तो रिफ्लेक्शन होगा और आपका प्रिंसिपल एक्सिस के ये जो ना, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल होके चला जाता है। तीसरा क्या है कि सर ये तो कुछ ऐसा कहानी कि ये पोल पे आ रहा है, जब भी आपका जितने एंगल से आया था उतने एंगल से चला जाएगा, जहां से तू आया था ना वहीं तू चला जाएगा। दैट्स इट, आपका लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि तीनों पे ही एप्लीकेबल होगा। दैट्स द परफेक्ट आंसर है। तो ये पूरा हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आगे बढ़ा जाए। चलो अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, मुझे बताओ ये कॉन्वेक्स है, ये भी आपका कॉन्वेक्स है, और ये वाला कैसा बेटा? ये कॉनकेव है। इनमें से ऐसा कौन सा मिरर है, सोचना कि आपका आंसर आता है, इनमें से कौन सा मिरर है जो हमेशा हमेशा, ठीक है, जो ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है? अगर आपको पता है तो बोलो हाँ, आंसर देना, नहीं तो रे डायग्राम के टेबल को देखना फिर इसका आंसर देना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ है, वो 12, 13, 14 है। Why does the sun appear reddish early in the morning? Will this phenomenon be observed by an observer on the moon? Justify your answer with a valid reason and very simple. जब सनसेट हो चाहे सनराइज हो, सन कहां पर होता है? सन आपका होराइजन पर होता है। तो होराइजन से अर्थ के एटमॉस्फेयर पे आने तक सन रेज मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करती है। फिर से बोलो की पॉइंट है, होराइजन के केस में आपके सामने डायग्राम कुछ ऐसा दिख रहा है, सबको दिख रहा है, परफेक्ट है। जब आपका सन होराइजन पर होता है उस केस में जो सन रेज है उसको मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, परफेक्ट है। और लॉन्गर डिस्टेंस की बात होती है। उसके साथ साथ क्या बोलोगे सर आप कि इसकी जो लाइट है, सन की जो लाइट है व्हाइट है, वहां पर मेजर 7 कंपोनेंट्स कौन कौन से? V, I, B, G, Y, O, R, परफेक्ट है। अब जो लाइट आते हैं तो एटमॉस्फेयर के जो पार्टिकल्स हैं उनसे टकराते हैं, स्कैटर करते हैं। आप खुद सोचो, स्कैटर मतलब फैल जाना। लाइट आ रही है, वो फैलती जा रही, फैलती जा रही, फैलती जा रही है। कौन से लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है? तो सर वो है रेड। रेड लाइट की बच्चे वेवलेंथ, रेड लाइट की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। अगर वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो आपने पढ़ा होगा कि स्कैटरिंग सबसे कम होती है। वेवलेंथ सबसे ज्यादा तो स्कैटरिंग सबसे कम। स्कैटरिंग कम होने का मतलब यह है कि लाइट एनर्जी आपकी ज्यादा डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है। मतलब डिस्ट्रॉय इन द सेंस ये बोलोगे कि आराम से ज्यादा स्कैटर नहीं होगी है। अगर स्कैटर होते जाएगी तो जहां पहुंचना वहां पहुंच नहीं पाएगी। तो आपको बोलना क्या है कि सर रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा तो स्कैटरिंग सबसे कम है, इसीलिए रेड लाइट मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर पाती है। और जो ऑब्जर्वर खड़ा है अगर उसकी आंखों में स्कैटर होने के बाद कौन बच पा रहा है? रेड वाला, वही पहुंच रहा है। तो दिखेगा कैसे सर? रेड ही तो दिखेगा। दैट्स योर आंसर। पढ़ो इसे। अर्ली इन द मॉर्निंग द सन इज, कितना देखो कितना की पॉइंट है, द सन इज नियर द होराइजन, परफेक्ट है। तो सन की जो लाइट है रीचेस अस आफ्टर ट्रैवलिंग अ शॉर्टर डिस्टेंस और लॉन्गर, यस सर, अ लॉन्गर डिस्टेंस थ्रू थिक लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। The most of the blue light and shorter wavelength are scattered away, scattered हो जाते हैं by the particles in the atmosphere। और जो लाइट हमारी आंखों में पहुंचेगी वो कौन सी होती है? हाईएस्ट वेवलेंथ की, are giving a reddish appearance and this is called atmospheric scattering, परफेक्ट है। एक आपने पढ़ा होगा एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, वो इसके से नहीं होता, वो आपका होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के से। किसका आपका अच्छे? वो आपका होता है एटमॉस्फेरिक
रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, जिसकी वजह से 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद आपका सूर्य उदय और सूर्य अस्त होता है। ठीक है, यस क्या है, आगे बढ़ते हैं और आगे 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 ये रहा। और क्या पूछा था, क्या ये मून पे ऐसा होगा? आप मुझे बताओ, ये जो स्कैटरिंग हुई है किसकी वजह से हुई है? सर वो तो हुई है अर्थ के एटमॉस्फेयर की वजह से। अगर अर्थ से एटमॉस्फेयर छीन लोगे तुम एटमॉस्फेयर, तो भैया स्कैटरिंग कैसे होगी? दैट्स योर आंसर। द फेनोमेनन विल नॉट बी ऑब्जर्व्ड बाय एन एस्ट्रोनॉट ऑन द मून बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन द मून। पढ़ा होगा अपने क्लास 9th में, क्या पढ़ा होगा कि भैया दो दोस्त अगर मून पे बात करें सुनाई देगा? नहीं देगा ना। क्यों? बिकॉज सर एटमॉस्फेयर नहीं है, आपका मीडियम ही नहीं है, तो कैसे जाएगा? साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। गिव रीजन टू जस्टिफाई द फॉलोइंग। द एग्जिस्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स इज एसेंशियल इन अ बायोस्फीयर। ये डिकम्पोजर्स होते क्या है? ये चैप्टर 15 की कुछ कहानी है जहां पर डिकम्पोजर्स कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि आपके चीजों को डिकम्पोज करते हैं, छोटे छोटे छोटा करता चला जाता है। तो कह रहे कि बताओ कि एग्जिस्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स क्यों जरूरी है? तो डिकम्पोजर्स आर दोस, डेफिनेशन देखा जाए, देखो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? जो कि आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब लिविंग सब्सटेंस जो मर जाते हैं। ठीक है, लिविंग है लेकिन मर गए। ठीक है, ठीक है। डेड रिमेन्स, मतलब बातों को वैसे समझना कि सर लिविंग है मर गए, मतलब क्या बात है, मतलब इन द सेंस वो लिविंग सोर्स है। ठीक है, डेड रिमेन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। और उसमें क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स को सिंपल में और ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक। फिर से बोलो, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में, इनऑर्गेनिक को सॉरी ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में, एंड दैट कैन बी एब्सॉर्ब बाय द प्लांट्स है। और ये क्यों एसेंशियल है, क्यों आपके एसेंशियल समझना। देखो ठीक है, डिकम्पोज करते हैं कि सपोज क्या है, ये आपका ये कोई प्लांट है। ठीक है, सपोज के कोई ऑर्गेनिज्म है, तो ये ऑर्गेनिज्म जो है ये मर गया, ये आपका मर गया। जब मर गया तो इसकी बॉडी मान लो यहाँ धरती में पड़ी हुई है। अब क्या होंगे? अब डिकम्पोज आएंगे, क्या बोलेंगे? पार्टी है भाई, पार्टी है, पार्टी करनी है, पार्टी करेंगे, किसी की चाची से नहीं डरेंगे, आएंगे और पार्टी करेंगे, लपेटेंगे और वहीं से अपना न्यूट्रिएंट लेंगे, लपेटेंगे तो छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करके ये सब जो बच गया उसको कहां डाल देंगे? इसको फिर से सॉइल में डाल देंगे। अब यहां पर सॉइल है, फिर से ये सॉइल गिर गया आपका, तो प्लांट जो है, सपोज ये दूसरा कोई प्लांट है, ये प्लांट ग्रो करेगा और यहां से न्यूट्रिएंट लेगा और ये बड़ा हो जाएगा, फिर ये फिर से जाएगा, फिर ऐसे करते करते चलता रहेगा। तो इसका मतलब क्या है? न्यूट्रिएंट्स के रिसाइकलिंग करने में काम आता है, हाँ या ना? यस सर। दूसरी बात है सफाई कर देना, सफाई अभियान पे कहीं ना कहीं रोल दे रहे हैं, बिकॉज बोल सकते हो कि सर डेड ऑर्गेनिज्म को क्लीन कर देते हैं, परफेक्ट है। तो डिकम्पोजर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द साइक्लिंग ऑफ व्हाट मटेरियल्स इन द बायोस्फीयर। सेकंड क्या है? बाय डिकम्पोजिंग डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एनिमल्स दे हेल्प इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। स्वच्छ भारत अभियान, मिलकर सहयोग देना पड़ेगा, है ना। आगे करते हैं, और क्या कह रहे हैं कि फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। भैया क्यों? ध्यान से देखो फूड चेन को, ध्यान से देखो। आपके पास, अच्छा सॉरी ये फूड चेन नहीं है, तो डिकम्पोजर्स है, ये तो बच्चे क्या है, ये तो आपके डिकम्पोजर्स है। मैं भी क्या कह रहा हूँ, रात के समय मैं भी बावला हो रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, ये रहा आपके सारे फूड चेन, ये ग्रास है, ये डियर है और ये आपका टाइगर है। ठीक है, टाइगर इज अ नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, ध्यान रखना। ठीक है, अब बचे है क्या कि आप मुझे बताओ, ये डियर, ये ग्रास को कौन लपेटेगा? डियर। डियर को कौन? ये कभी ऐसा हो सकता है डियर कह रहा अय्या भैया पार्टी है भाई, पार्टी है आज तो टाइगर को लपेट लेंगे, ऐसा कभी होगा? नहीं होगा। अच्छा क्या कभी डियर टाइगर को लपेटेगा? ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या कभी घास बोलेगा बहुत कर लिया तूने अत्याचार, अब मैं तुझे खाऊंगा? ऐसा नहीं हो सकता, कलयुग में नहीं हो सकता। बच्चे क्या है? तो सर देखो, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन यहां गया, फिर वो यहां गया, वो ऐसे रिवर्ट बैक नहीं हो सकता। इसलिए बोलते हैं कि आपका फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल, कि सर वो एक ही आपके डायरेक्शन में फ्लो करेगी। दैट्स द परफेक्ट आंसर। चलो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप मुझे तो अगर यहां पर 1000 जूल एनर्जी है तो इसमें इसके पास कितनी एनर्जी जाएगी, इसके पास कितनी जाएगी, मुझे जरूर बताना। बच्चे होशियार तो हैं सर, 10% लॉ का इस्तेमाल करेंगे, आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। राइट द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या इसका फंक्शन होता है? ये रहा आपके सामने डायग्राम। ठीक है, दिख रहा है? चलो, ओवरी क्या है सर? देखो ओवरी तो भैया देखो ये रहा क्या, इससे पहले भी आया हुआ है क्वेश्चन। ओवरी क्या है सर? ओवरी पे दो काम होते हैं। पहला क्या है, एक तो आपके गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, फीमेल गैमेट्स है, जो क्या होता है आप बोल सकते हो कि सर यहाँ पर एग सेल्स का फॉर्मेशन टेक्स प्लेस करेगा। दूसरा, ओवरी एक तरह का, हाँ एक तरह का ग्लैंड भी है, और यहां पर क्या बनते हैं सर? यहां पर सिक्रेशन होगा किसका? फीमेल सेक्स हार्मोन का। ठीक है, की फंक्शन है फीमेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, दूसरा जो कि क्या आपका, जो कि प्रोजेस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन। सेकंड क्या? ओविडक्ट है। ओविडक्ट का जो आपका देखो, इसी को बोलते हैं ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब का ही अदर नेम क्या आपका? ओविडक्ट है, दो होते हैं। तो यहां पर क्या होता है सर? यहां पर आपका मेल
और फीमेल दोनों गैमेट्स कंबाइन करते हैं, इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस हियर? तो बोलोगे यस सर। तीसरा क्या यूटेरस है? यूटेरस क्या है? ये राज इस रीजन का आपका यूटेरस बोला जाता है। परफेक्ट है आपका यूटेरस, जहां पर बेबी का डेवलपमेंट टेक्स प्लेस करता है। तो दो फंक्शन है कि यहाँ पर जो जब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाता है? फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट बनता है तो वो जाइगोट की स्टेज होती है ब्लास्टोसिस्ट, वो यहीं पर आके अटैच, चाहे वो यहाँ पर हो चाहे वो यहाँ पर अटैच हो जाता है, से इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो आप बोलो इम्प्लांटेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी takes place in the uterus. It's a bag like structure. Describe the structure and function of placenta. ये क्या चीज है? प्लेसेंटा एक तरह का टेम्पोररी ऑर्गन है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जो दिख रहा है आपका ये रहा, ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को प्लेसेंटा का नाम दिया जाता है। ये रहा आपके पास फीटस और ये प्लेसेंटा, इसके बीच में एक लिंक्ड है जिसे हम क्या बोलते हैं, हमें पता होगा अच्छे, इसे हम अम्बाइलिकल कॉर्ड का नाम देते हैं, इसे हम अम्बाइलिकल कॉर्ड का नाम देते हैं। परफेक्ट है। तो ये आपका टेम्पररी ऑर्गन है, टिश्यू बोलते हो, ठीक है। प्लेसेंटा इज अ स्पेशल टिश्यू that helps embryo in obtaining nutrition from the mother's blood है, और ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आपकी यहाँ पर देखो, दिख रहा है क्या? जहां पर यहीं पर तो होगा ना, यहीं पर तो इम्प्लांटेशन होता है, तो which is embedded in the uterine wall which contains villi on the embryo side of the tissue and on the mother side are blood spaces, जो कि आपका सराउंड करेगा इसी रीजन पे, और यहीं से आपका जो है एक तो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, दूसरा क्या गैसेस का एक्सचेंज, तीसरा क्या जो बेबी का जो वेस्ट होगा वो सब बाहर आपका प्लेसेंटा के थ्रू ही आएगा। तो एक तरह कनेक्टिंग लिंक आप बोल सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इसका ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, फिजिक्स से पूछा गया। चलो लपेटते हैं इसको एक करके। चलो, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल फोकस है। मैं एक ही को ना, इन सभी को एक ही ड्रॉ करते हैं और सब आपको छोटे छोटी परिभाषा में एक्सप्लेन करते हैं। ये रहा आपके पास कॉनकेव है, चाहे कॉनकेव बनाओ चाहे कॉन्वेक्स हो, ये आपका ठीक है। तो ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसी के सेंटर को, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर को क्या बोला जाता है? सेंटर को सर इसी को पोल बोला जाता है। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, उसी को पोल बोलते हैं और इसको पी से डिनोट किया जाता है। सेकंड क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मजा नहीं आया? फिर से बोलो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप मुझे बताओ, ये जो स्पेरिकल मिरर, ये जो स्पेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट था उसका एक सेंटर होगा, उसी को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ curvature. The reflecting surface forms a part of the sphere and that has the center and that center is called center of curvature. And what is principal axis है? आप ये C है और ये आपका P है। The line joining the center of curvature to the pole of the mirror is called principal axis है। And what is principal focus है? कि अगर आपकी जो रेज है कहां से आ रही है? इन्फिनिटी से, उसके बाद टकराने के बाद जिस पॉइंट पे मिलती है उसी पॉइंट को क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल फोकस है। और प्रिंसिपल फोकस से लेकर पोल तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बेटा? फोकल लेंथ है। तो सारी डेफिनेशन हमने एक इसमें समझा, ठीक है। चलो आ जाओ, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव और कॉन्वेक्स है। देखो बहुत सिंपल सी कहानी में, यहाँ पर जगह नहीं है, चलो जगह है, चलो यहाँ बना, ठीक है। ये आपका कॉन्केव है, ये कॉन्केव है, कुछ नहीं करना, ठीक है। ये आपके पास पोल है, ये आपका रेज आई ऐसे और रेज आई ऐसे, तो इसको यहां से पास कराओ, यहां से पास कराओ, तो जो पॉइंट है इसे क्या बोलते हैं बेटा? ये आपका रेज कहां से आ रही है? ये रेज आ रही है आपकी एट इन्फिनिटी, ठीक है। रेज आपका एट इन्फिनिटी, ठीक है, परफेक्ट है बेटा आपका। तो जहां पर इंटरसेक्ट होती है उसी को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस है। और आपका जो ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स में रेज एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करती, वहां पर अपीयर टू मीट का केस है, वहां पर आपका अपीयर टू मीट का केस है। परफेक्ट है, अपीयर टू मीट का केस होता है कुछ ऐसे और ऐसे, तो यहाँ पर जो है प्रिंसिपल फोकस है। ये आपको बोला हुआ देखो क्या है? कॉनकेव और कॉन्वेक्स का बना दिया हमने। क्या है इसका जो फोकल लेंथ कैसा होगा बेटा? वो पॉजिटिव होगा, और इसका जो फोकल लेंथ कैसा होगा आपका? वो नेगेटिव होगा, है ना। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन है। दूसरा क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम, जो दिख रहा है, इन विच M इज अ मिरर, ओके, M मिरर है, एंड P इज एन ऑब्जेक्ट, ओके, एंड Q इज इट्स मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म बाय द मिरर। कुछ याद आया? ये है क्या सर? ये तो कॉनकेव का 6th केस है, ये कॉनकेव का 6th केस है ना। कॉनकेव है और 6th केस है, जहां पर ये क्या है? ये है आपका बोलो फोकस, और आपका ये क्या है? ओके 1 सेकंड, हाँ ठीक है, ठीक है। ये आपका फोकस है और आपका जो है आपके पास क्या? P ऑब्जेक्ट है। परफेक्ट है, ये आपका सेंटर है, ठीक है। अब यहाँ जाओ, तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट सेंटर, देखो साफ से लिखा है मिरर है, आप कंफ्यूज मत होना कि सर ओ तो ऑप्टिकल सेंटर होता है तो वो लेंस पे होता है, ना, लिखा हुआ मिरर आपका। तो क्या ऑब्जेक्ट जो आपका ये सेंटर जिसे हम पोल बोलते हैं और आपका F के बीच में है, तो इमेज कहाँ बनता है? पीछे है। और इसका नेचर कैसा, कुछ याद आया? इसका नेचर होता है आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पर क्या पूछा? देखो क्या पूछा, क्या हुआ इन्होंने? स्टेट द टाइप ऑफ मिरर, तो नाम क्या है सर? ये आपका है कॉनकेव मिरर, ये आपका है कॉनकेव मिरर। परफेक्ट है। एंड स्टेट वन करेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज है, तो इमेज क्यू कैसा है सर?
वर्चुअल इरेक्ट है, साथ में आप बोल सकते मैग्नीफाइड है, और मेरे ख्याल से कुछ पूछा यहाँ पर नहीं है। दैट्स द परफेक्ट आंसर। कितना मस्त था। अब बड़े अच्छा आगे, चलो चलो क्या है, ओके ओके ओके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आई थिंक मेरे ख्याल से आपके एमसीक्यू चालू हो चुके हैं, तो सेक्शन 1 खत्म हो चुका है, अब सेक्शन भी करेंगे जहां सारे क्वेश्चन कैसे एमसीक्यूज। तो ये रहा क्वेश्चन 70 आपके सामने, ठीक है। अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड अ शार्प इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम placed at the distant end of the laboratory table on a screen using a concave mirror। मतलब कॉनकेव मिरर से क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंट में था, तो वहां से एक इमेज ऑब्टेन किया स्क्रीन पे। अगर स्क्रीन पे ऑब्टेन हुई, आप खुद सोच के बोलना कैसी इमेज है, रियल इमेज है। टू डिटरमाइन इट्स फोकल लेंथ है। द टीचर सजेस्टेड हिम टू फोकस अ डिस्टेंट बिल्डिंग अबाउट 1 किलोमीटर फार फ्रॉम द लैबोरेटरी। उन्होंने क्या बोला कि आपने जो इमेज ऑब्टेन की है, ठीक है, अच्छी बात है, इससे बेस्ट रिजल्ट आ सकता है कि अगर आप एक डिस्टेंट बिल्डिंग जो कि 1 किलोमीटर दूर है किससे, लैबोरेटरी से, उससे वो ऑब्जेक्ट मानोगे, उसको फोकस करोगे। तो आप मुझे बताओ, टीचर ने जो सजेशन दी है उससे क्या ये बोल सकता हूं कि टीचर आपसे, बच्चे से बोल रही है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बढ़ाया जाए, हाँ या ना? यस सर, ये टीचर यही बोला है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बढ़ाया जाए। मान लो पहले आपके पास कॉनकेव मिरर था, है ना, कॉनकेव मिरर है, आपसे क्या बोला गया है कि पहले ऑब्जेक्ट अगर यहां था तो उसे और दूर कर दिया जाए, परफेक्ट है। तो आपने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बढ़ाया। कुछ याद आया बेटा? जो पीवाईक्यू सीरीज को फॉलो करते आ रहे होंगे, ध्यान देना कि जब आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बढ़ाते हो ना, तो आपका जो इमेज डिस्टेंस है वो कम हो जाता है। ध्यान दे चौका, अगर नहीं पता प्लीज नोट कर लो कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो आपका इमेज डिस्टेंस क्या हो जाता है? सर, इमेज डिस्टेंस कम हो जाएगा, परफेक्ट है। तो अगर इमेज डिस्टेंस कम हो गया तो आप मुझे बताओ, स्क्रीन को इसके पास लेके जाओगे या दूर लेके जाओगे? सर, स्क्रीन पे इमेज बनने वाला है, तो आपने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को जब बढ़ाया ना, तो इमेज डिस्टेंस कम हो गया, मतलब आपका इमेज से कम हो गया, तो स्क्रीन को हमें मिरर के पास लेके जाना पड़ेगा इमेज को ऑब्टेन करने के लिए। वही पूछा गया। देखो क्या, तो क्या करोगे आप? तो बोले सर, स्क्रीन टुवर्ड्स द मिरर इज द परफेक्ट आंसर। ध्यान देना, बहुत अच्छा हुआ है। देखो इसका उल्टा कर दो। अगर ये होता कि आप ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, अगर इसी का उल्टा बोलता कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कम करते, तो मुझे उसके पास लेके आते, तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाता? सर, इमेज डिस्टेंस आपका बढ़ जाता, और इमेज डिस्टेंस बढ़ेगा तो मुझे बताओ स्क्रीन को पास लेके जाते कि दूर? यस सर, स्क्रीन को दूर लेके जाते, परफेक्ट है। तो उस केस में आंसर हो जाता स्क्रीन अवे फ्रॉम द मिरर। सारी चीज आपके साथ है, बिल्कुल भी रटना नहीं कि टुवर्ड्स ही जाते हैं, केस को समझना है। Next question. To determine the approximate focal length of the given convex lens by focusing a distant object. Okay. तो आपके पास क्या है? आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। आपने क्या किया? एक ऑब्जेक्ट है जो कहां पर डिस्टेंट है, ओके। इट मींस आप मान सकते हो कि इन्फिनिटी पर है। आप मुझे बताओ, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज यहां बनेगी, ठीक है, इस परफेक्ट है। तो यहां पर जो इमेज ऑब्टेन हो रही है, साफ सीधी बात है, रियल ही होगी, तभी तो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रही है। तो कुछ याद आया? ऑब्जेक्ट कहां पर है? इन्फिनिटी पर। तो इमेज जो प्रिंसिपल फोकस f2 पे बनती है, उसका नेचर कैसा होता है? सर, रियल एंड इन्वर्टेड, है ना, रियल एंड वन सेकंड, लेट मी रब दिस, रियल, अच्छा बेटा, रबड़ कहां है बेटा, ठीक है। तो रियल एंड इन्वर्टेड होता है, साथ में कैसा? हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। और दूसरा क्या आपका? HD, हाईली डिमिनिश है। अब चेक किया जाए ऑप्शंस को, देखते हैं। दैट्स योर आंसर। वर्चुअल तो हो नहीं सकता, हाँ, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर इरेक्ट भी नहीं होता, और इरेक्ट भी नहीं होगा, बचा क्या? यस, इन्वर्टेड एंड। यहाँ पर हाईली डिमिनिश तो नहीं है, लेकिन हमें डिमिनिश से काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। रटना बिल्कुल भी नहीं है कि हाईली डिमिनिश होता है, कि देखो आपने ऑप्शन देखा, आपको पता है कि भैया इन्वर्टेड होता है, इरेक्ट नहीं होता, तो काटा, बचा क्या? ऑप्शन सी से बोलते हैं ऑप्शंस को एलिमिनेट करना, तो आंसर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, और ये रहा क्वेश्चन 90 आपके सामने। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द बेस्ट experimental setup for tracing the path of a ray of light passing through a rectangular glass slab है। आपके सामने कुछ ऑप्शंस है, कौन सा सबसे बेस्ट होगा? बहुत सिंपल है। यहां पर ध्यान देना कि जो एंगल आई है बेटा, एंगल आई ना, उसकी रेंज होती है 30 से 60 डिग्री के बीच में। बेस्ट रिजल्ट के लिए जो एंगल आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में होती है, उसकी रेंज 30 से 60 होती है। आप खुद सोचो, क्या ये एंगल आपको, जो ये एंगल है, वो 30 से 60 के नजर नहीं ना? तो ये तो नहीं हो सकता। सेम वही कहानी आपके पास। देखो क्या है, अब यहाँ पर क्या है, ये वाला क्या है, और इसके साथ साथ आपको दिख रहा है छोटे छोटे क्या होते हैं,
ये पिन्स होते हैं, छोटे पिन्स हैं, इस पिन के बीच में ना आपका 3 से 5 सेंटीमीटर बीच का डिस्टेंस होना चाहिए। तो ऐसे में आपको ये भी नहीं दिख रहा बिकॉज यहाँ बहुत पास है, ये भी नहीं हो सकता। अब बचे जो कौन से, एक आपको ये वाला और एक आपको ये वाला, परफेक्ट है। यहाँ पर जो लॉजिक है, ये जो पिन बहुत दूर है, ये 5 से ज्यादा होगा, ये अभी आप मेजर नहीं कर पा रहे, लेकिन एग्जाम पे आप मेजर कर पाओगे, तो थोड़ा डिफरेंस है ना, ज्यादा है। तो ऐसे में जो बेस्ट होगा कौन सा, क्यू है, दैट्स योर परफेक्ट आंसर है। डोंट बी कंफ्यूज है, बस क्या सीखना है कि 30 60 बीच में, और बाकी जो पिन है, जो पिन ना उसके बीच में डिस्टेंस कितना, 3 से 5 के बीच में बेस्ट रिजल्ट के लिए। तो यहां से आप करोगे तो आपका ऑप्शन में क्यू। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 9 है, 20th आपके सामने। ये क्या है सर, ये तो है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ऐसे में क्या बोला आपसे, स्टडी द फॉलोइंग फिगर इन विच अ स्टूडेंट हैज मार्क्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, एंगल रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ एमर्जेंस, एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डिविजन है द करेक्ट मार्क्ड एंगल्स है। पहला क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो कि आपका कौन कौन से करेक्ट है सर, ये तो ठीक है, ये रहा नॉर्मल और ये रहा इंसिडेंट रे, तो आई तो ठीक है बच्चे, आपको ये ठीक है, देखो क्या ये रहा आपका नहीं नहीं नहीं, देखो क्या है, ये आर गलत क्यों है, बिकॉज नॉर्मल और रिफ्रैक्टिव के बीच में होता है, एंगल आर तो ये है बेटा, तो ये गलत है, ठीक है। और सेम आपका ये भी गलत है, आपका ये भी गलत है, आपका ये भी गलत है, लेकिन ये सही है, क्यों, बिकॉज एंगल डी यहाँ होना चाहिए, और ये आपका एंगल ही होता है, ये आपका एंगल डी होता है, गलत हो रखा है, और ये ठीक है एंगल ऑफ प्रिज्म है, तो आई और ए इज द परफेक्ट आंसर, दैट्स आंसर। देखो ध्यान देना कि जब भी रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म होता है, इंसिडेंट रे हमेशा बेस से दूर जाता है, और आपका जो एमर्जेंट रे है वो हमेशा बेस की तरफ आता है। छोटी छोटी बात ध्यान रखनी है। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, ये आपका एमसीक्यू नहीं है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन यू ड्रॉप अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिटिक एसिड टू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग। बच्चे अगर आपने ध्यान से नोटिस किया, ये जो एसिटिक एसिड के रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और बच्चा लोग मैंने ना आपको चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज भी दे रखे हैं, जो नहीं देखा ध्यान देना, चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ भी दे दिया, तो चैप्टर वाइज जितने क्वेश्चन पूछे हैं, ताकि अगर आपको ये प्रैक्टिस करनी ये करो, जिनको चैप्टर वाइज करना वो भी दे रखा है, सब कुछ है ज्ञानी कीड़ा के प्लेटफॉर्म पे क्लास जर्नी के लिए, तो आप आराम से इस चैनल पे ट्रस्ट करके पढ़ाई अपनी कर सकते हो, है ना। आप बताओ, आपके पास एसिटिक एसिड है, इसको फिनोप्थेलिन डाला गया है। फिनोप्थेलिन एक तरह का कैसा है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर है। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, छोटी ट्रिक उसे क्या आपका बोलो, फिनाइल के, छोटी सी ट्रिक है, फिनाइल को पंख लग गए, फिनाइल को पंख लग गए, फिनाइल को पंख लग गए, परफेक्ट है। तो फिनाइल से क्या है, फिनोप्थेलिन, ठीक है। और को से क्या बेटा, को से आपका है कलरलेस, और पी से क्या, आपका पी से आपका पी से पिंक से, पंख से क्या है, पंख से पिंक है। मतलब क्या है, जब फिनोप्थेलिन को एसिडिक सोल्यूशन पे ढाला जाता है तो क्या हो जाता है, कलरलेस, और जब फिनाइल को बेसिक सोल्यूशन पे ढाला जाता है तो क्या हो जाता है, आपका पिंक है, परफेक्ट है। तो यहां से क्या सीखा, एसिटिक एसिड है, जब उसे फिनोप्थेलिन डालोगे तो कैसा हो जाएगा, कलरलेस। तो आप बोलोगे इसमें क्या हो जाएगा सर, इसमें जो फिनोप्थेलिन है वो कलरलेस हो जाएगा, परफेक्ट है आपका। सेकंड बोलो क्या आपका, डिस्टिल्ड वाटर में, तो यहां पर क्या होगा सर, नो चेंज, यहाँ पर नो चेंज है, बस डिसॉल्व हो जाएगा, वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा डिस्टिल्ड वाटर पे। तीसरा क्या, यूनिवर्सल इंडिकेटर, परफेक्ट है। तो आपके यूनिवर्सल इंडिकेटर आपका क्या है, ये पीएच स्केल है, तो पीएच स्केल में है तो ये एसिटिक है, एसिटिक एसिड है। तो आप क्या देखना, आप ना पीएच पेपर, जो पीएच पेपर है उसके कलर्स को देखना, कलर्स को देखना, और वहां पर जो एसिडिक होते हैं 0 से 7 के बीच में, तो वहां क्या होगा, कलर में चेंज आएगा। तो यहाँ जो आसपास होगा ये क्या होता है चपका, ये रेड होगा, है ना, रेड होगा, पिंक होगा, पिंक ना, तो इस ये रेड पिंक होगा, आपका ऑरेंज होगा, तो इन्हीं में से डिपेंडिंग ऑन द सोल्यूशन इसमें कोई चेंज आ जाएगा। नीचे क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बहुत सिंपल है। आपके पास क्या है, एसिड है, आप एसिड को किससे बिठवा रहे हो बेटा, एसिड को आप बिठवा रहे हो मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट से, मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट से। क्या होगा सर, इस केस में तो जो हमें ऑब्जर्व होगा, एक तो सॉल्ट बनता है ना, सॉल्ट बनेगा, प्लस में CO2 बनेगा, प्लस में H2 है, तो जो CO2 है ये कैसा होता है, कलरलेस एंड आपका ओडरलेस होता है। तो आप बोलोगे सर इस केस में कलरलेस एंड ओडरलेस गैस का फॉर्मेशन होगा, ओडरलेस गैस का फॉर्मेशन होगा, परफेक्ट है सबका, दैट्स योर आंसर, ठीक है। और हाँ, ये CO2 है, मुझे आपसे क्वेश्चन है कि जब CO2 को जब पास करवाया जाता है लाइम वाटर के सोल्यूशन से तो क्या हो जाता है, बी फास्ट आंसर जरूर देना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ड्रॉ लेवल डायग्राम टू शो दैट पर्टिकुलर स्टेज ऑफ बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा in which its nucleus elongates and divide into two and a constriction appears in its cell membrane है। कुछ ऐसा क्या कह रहा है आपके पास कि मुझे बाइनरी फ्यूजन पाया था, अमीबा का जो है रिप्रोडक्शन मेथड है, तो यहां पर क्या कर रहा है कि ऐसा यहां पर न्यूक्लियस क्या कर रहा है, न्यूक्लियस आपका इलोंगेट कर रहा है, और एक कंस्ट्रिक्शन सा बना हुआ है, दिख रहा है क्या है, ये इसका कर रहा है, वो इस स्टेज की बात कर रहा है कि जहां पर कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि वो डिवाइड होने ही वाले हैं।
तो आपको ये ड्रॉ करना था और कुछ नहीं करना है इसमें। और ये है आपका सिंगल पेरेंट और 2 डॉटर सेल बन जाते हैं, इसी को बोलते हैं बाइनरी फिजन इन अमीबा। मेरा आपसे क्वेश्चन है, जो लीशमानिया है, जो आपका लीशमानिया है, जो कि काला अजहर का कॉजेटिव एजेंट है, जो कि काला अजहर का पॉजिटिव एजेंट है, ये किस मेथड से रिप्रोडक्शन करता है? जरूर बताना कमेंट सेक्शन पे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ है, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है इस एग्जामिनेशन का, और ये रहा क्या देखो कि आपके पास अ स्टूडेंट फोकसेस द इमेज ऑफ अ वेल इल्यूमिनेटेड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन यूजिंग अ, आपके पास कोई कॉन्वेक्स लेंस है और ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट मान लो कि एट इन्फिनिटी है, ठीक है, चाहिए ध्यान देना, बहुत सिंपल समझाऊंगा, ठीक है। ये आपके पास एट इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट कहां पर बहुत दूर है, तो आपने इसको फोकस किया और आपकी इमेज बन जाएगी। कहां बनेगी? ये बहुत दूर है तो फोकस के आसपास ही बनेगी। आफ्टर दैट ही ग्रेजुअली मूव्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द लेंस, ऑब्जेक्ट को लेंस की तरफ बढ़ा रहा है। खुद सोचना, खुद सोचो इस केस में क्या होगा सर? सेम वही कहानी है, आप क्या कर रहे हो, आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कम कर रहे हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कम कर रहे हो, एंड ईच टाइम फोकसेस इट्स इमेज। अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को कम कर रहे हो तो मुझे बताओ इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा? क्या बात है, मजा आ गया, इमेज डिस्टेंस बढ़ जाएगा। इमेज डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो आपकी जो इमेज वो दूर शिफ्ट होती जाएगी, दूर शिफ्ट होती जाएगी। तो इस केस में स्क्रीन को बताओ, जो आपकी जो स्क्रीन है, आप खुद बताओ स्क्रीन को मिरर लेंस से दूर लेके जा रहे हो या पास लेके आ रहे हो? दैट्स योर आंसर, दूर। तो इन विच डायरेक्शन, टुवर्ड्स द स्क्रीन और अवे फ्रॉम द स्क्रीन डज ही मूव द लेंस? तो आंसर क्या आपका? अवे फ्रॉम द लेंस। सीखा ना, सीखा ना जब आपने, अवे फ्रॉम द लेंस है। अगर मैं आपसे बोलता कि बेटा ऑब्जेक्ट को ना पास नहीं दूर लेके जा रहे हैं, तो इसका आंसर होता टुवर्ड्स द लेंस, ठीक है। व्हाट हैपेंस टू द साइज ऑफ द इमेज, डज इट इंक्रीज और डज इट डिक्रीज और इंक्रीज? तो आप क्या बोलोगे? आपको याद है जब फोकस पे होता है, फिर आगे देखो, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, फोकस पर, हाईली डिमिनिश है, थोड़ा सा आगे आएगा बिहाइंड टू f1 तो थोड़ा सा और आगे, इट मींस साइज बढ़ता चला जाता है। आप बोलोगे सर साइज क्या होगा आपका? इंक्रीज हो जाएगा। तीसरा क्या है? व्हाट हैपेंस टू द इमेज ऑन द स्क्रीन, जब बहुत क्लोज होगा लेंस के, मतलब इस यहां पर केस में। और ये कौन सा केस है बेटा? ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर और f1 केस में। तो इस केस में आपका जो नेचर हो जाएगा, नेचर ही चेंज होएगा। पहले के 5 केस में रियल एंड इन्वर्टेड, यहां पर वर्चुअल एंड इरेक्ट है। दैट्स द परफेक्ट आंसर। कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं था। अब चेक है, क्या बात है, क्या बात है, आपका 2016 ओवर हो गया। हर बार की तरह आपको छोटा सा सिर्फ 1 मिनट लगेगा, फीडबैक जरूर देना। आपको वीडियो अच्छी लगी क्या? कुछ ऐसी बातें थी आपको जो बहुत अच्छी समझ में आई हो, या कुछ ऐसा था कि सर इसको और इंप्रूव कर सकते थे? जरूर बताना। सेकंड क्या है आपका? सेकंड, यस चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हमें 2016 को ओवर किया। नेक्स्ट वीडियो में क्या आएगा? 2017 है, तब तक इसे कंप्लीट कर लेना। सारी पीडीएफ आपको ज्ञानी कीड़ा के एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगी, और वहां पर जो मैंने कहा था न्यूमेरिकल्स की 4 रुपीज में कलेक्शन है। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे तो आप उसे बाय कर सकते हो, बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हरे कृष्णा।